सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या बात करने वाले हैं, ये है अपना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर में अपन वेरिएबल मास प्रॉब्लम, रॉकेट प्रोपल्शन और F=ma के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अच्छे से इनके कॉन्सेप्ट्स भी सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। तो चलो देखो, सबसे पहले आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ। ठीक है, मैं क्या बताया था पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो देखे नहीं होगा तो देख लेना। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में मैंने कुछ ऐसा बताया था कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ ये होता है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे अपन। हाँ किए थे, ठीक है। और इम्पल्स के ऊपर भी क्वेश्चन किए थे। हाँ किए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर तभी देखना जब पिछला लेक्चर देख चुके हो। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। तो ये ऐसा कुछ था। और मोमेंटम के बारे में जाने थे कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। हाँ ये होता है। तो क्यों ना मैं ये मास इंटू वेलोसिटी अब इसमें डाल दूँ। हाँ तो डाल के देख लेता हूँ। तो कुछ किया मैं, फोर्स यहाँ लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी बाय dt। तो इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करूँगा तो पहले आ जाएगा m dv बाय dt प्लस v dm बाय dt। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? अग्री और नॉट? यस अग्री। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। हाँ डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो तो डूब मरो अभी है ना। u इंटू वी का डिफरेंशिएशन होता है u डॉट डी, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये, ऐसा करके होता है एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो ऐसा कुछ आ जाएगा बिल्कुल। अब जो है यहाँ से दो कंडीशन निकल के आते हैं। कैसे दो कंडीशन? पहला कंडीशन आता है when mass is constant, mass is कांस्टेंट मतलब कोई भी चीज चल रही है और उसका मास चेंज नहीं हो रहा। अब तुम लोग बोलोगे मास चेंज कैसे होता है ना, मैं चल रहा हूँ मेरा मास अचानक से चेंज हो जाएगा क्या? होता है। देखो रॉकेट्स में ये चीज़ यूज होती है। कैसे? जब रॉकेट चलता है ना उसका फ्यूल जलने लग जाता है, और जैसे ही उसका फ्यूल जलता है ना तो उसका जो है मास ना कम होने लग जाता है। ठीक है, अब जब मास कम हो रहा है तो उस कंडीशन में ये वाला केस नहीं लगता है। मास कांस्टेंट कब लगता है? जब जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरा मास कांस्टेंट है, अचानक से बढ़ नहीं जाएगा है ना। लेकिन वही जब फ्यूल वगैरह की बात आ जाती है तो मास कांस्टेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन है व्हेन मास इज कांस्टेंट, और दूसरा कंडीशन है व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा इस कंडीशन में मास। ठीक, तो पहला कंडीशन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या dm बाई dt जीरो हो जाएगा? हाँ, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो। ठीक, तो ये जो पूरा टर्म है जीरो हो जाएगा क्या? dm बाई dt ये जीरो इंटू वी जीरो। ठीक है, तो m dv बाई dt आ जाएगा। हाँ, तो क्या आ जाएगा? फोर्स इज इक्वल्स टू m dv बाय dt, और इसको मास इंटू एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि dv बाई dt जो है एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन किस चीज़ का? कोई चीज़ अगर, कोई बॉडी अगर चल रही है तो। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट, मास जब कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अब जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो इसमें भी दो कंडीशन निकल के आते हैं। क्या क्या? व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो अपन जो है इस कंडीशन में व्हेन मास इज नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट मान के चलते हैं। वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ ये dv बाई dt, अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लिया हो तो dv बाई dt वाला टर्म जीरो हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा? v dm बाई dt। तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ लगता है?
ये लगता है रिलेटिव मास प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और ये कहाँ लगता है, ये F = ma वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो दो टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जो है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन वाला जो फॉर्मूले का जितना भी न्यूमेरिकल्स है पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर ये रिलेटिव मास वाले को डिस्कस करेंगे, फिर रिलेटिव मास वाले जब सीख जाएंगे अपन तब रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। रॉकेट प्रोपल्शन ना सिर्फ जेई के सिलेबस में है ना, सीबीएसई वाले के सिलेबस में नहीं है, मतलब क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है, हट चुका है, ठीक है। सिर्फ जेई और नीट में ही है रिलेटिव वाला ये रॉकेट प्रोपल्शन वाला। इसीलिए तो कोई अगर सीबीएसई के लिए वीडियो देख रहा है तो वो अभी स्किप कर सकता है, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन तो है ही नहीं, ठीक। तो अब जो है अपन इसके बारे में बात करते हैं, इस फॉर्मूले के जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में। तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक, ले लिए। तो अब देखते हैं अपन ये 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें और इसमें दोनों में एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें भी शायद कुछ वैसे ही निकालना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले एक 2 किलो का ये चंगू मंगू प्रॉब्लम है, ठीक है, सस्ते से बन जाएगा आराम से, ठीक है। ये क्या बोलता है, 2 किलो का एक बॉडी है जिसपे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। अरे भाई साहब, अभी अभी अपन पढ़े फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 5 न्यूटन, मास है यहाँ पे 2 किलो, एक्सेलरेशन यहाँ है, एक्सेलरेशन की जगह 5/2 कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या मेरे पास 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या एक्सेलरेशन इतना होगा? हाँ बिल्कुल होगा। तो चलो आगे की बात करते हैं यार, क्यों अटके हैं हम इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो 4 न्यूटन इधर जा रहा है, 3 न्यूटन परपेंडिकुलरली लग रहा है इस तरफ, ठीक है। तो बोर्ड में ऐसे दिखाते बन रहा है, ऐसे दिखाया 4 न्यूटन इधर लग रहा है, 3 न्यूटन इधर लग रहा है, 1 किलो का बॉडी है, एक्सेलरेशन बताना है। अब तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे आता है वेक्टर्स काम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है रिजल्टेंट फोर्स निकालना रहता है। तो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा और इनके बीच है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये 4, ये 3, तो क्या ये √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि a² + b² + 2ab cos थीटा, थीटा है 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, ठीक है। इसीलिए √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। तो यही फोर्स, तो 16 + 9 5 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 5 हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ से निकल जाएगा नेट 5। तो F = होता है ma, मास 1 किलो दिया है, तो 5 = एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ m की जगह 1 है ना, 1 किलो का बॉडी है तो, ठीक है। ये भी थोड़ा चंगू मंगू टाइप का ही क्वेश्चन था, ठीक है, सस्ता सा, ठीक है। तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ नेट फोर्स F = I cap + √3 J cap न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। देखो F = दिया है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना, 2 किलो का बॉडी है, तो फोर्स दिया हुआ है मेरे पास I cap + √3 J cap, हाँ यही दिया हुआ है, ठीक। अब मास दिया है 2, एक्सेलरेशन दिया है a, तो a की जगह 2 को नीचे ला लो, तो I cap/2 + √3/2 J cap, ठीक। अब जो है ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √ इसका स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4 + √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? 4 नीचे होता है तो √1 मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि √1 भी 1 ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1। तो ये होगा अपना एक्सेलरेशन। होप कि 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको इसलिए डाला क्योंकि थोड़ा सा बेसिक बताना ज़रूरी है, कई लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तुमको आ गया, ठीक है, तुम बोलोगे यार ये क्या क्या क्वेश्चन डाला, किसी को नहीं आया तो वो क्या करेगा, समझो ना उसकी परिस्थिति समझो, ठीक है। तो चलो होप कि समझ में आ गया होगा ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये आखिरी 3 होने वाले एक्सेलरेशन से रिलेटेड, फिर आगे रिलेटिव मास वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, है क्या चीज़, ठीक। पहला ये है 3 फोर्सेस 2 I cap + 5 J cap न्यूटन, I cap + J cap न्यूटन और J cap +
2 k cap Newton are applied on an object is 1 kg, then find out acceleration of object। अरे भाई साहब अब क्या करें, मतलब क्या दिया है कि एक किसी बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं और वो 3 फोर्स दिए हुए वेक्टर्स के फॉर्म में। तो F1 दिया है 2i कैप प्लस, इसको रेड से लिखते हैं, ठीक। तो क्या क्या दिया है फोर्सेस, पहला दिया, अरे रेड से लिखना है, तो पहला फोर्स क्या दिया F1, वो दिया है 2i कैप प्लस 5k कैप प्लस j कैप में 0 है तो 0j कैप लिख दूंगा। फोर्स नंबर 2 क्या दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। F3 क्या दिया है j कैप नहीं i कैप 0 है तो 0i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक। ये 3 फोर्सेस दिए हुए और ये 3 फोर्स किसी एक मास जिसका 1 किलो है उस पर लग रहा है। अब एक्सेलरेशन बताने बोला है तो कुछ नहीं करना, पहले तीनों फोर्स को एडअप करना, ठीक है। एडअप कैसे करोगे, आई कैप वाला आई कैप के साथ ऐड होता है, जे कैप वाला जे कैप के साथ ऐड होता है और के कैप वाला के कैप के साथ ऐड होता है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आई कैप 2i कैप प्लस आई कैप प्लस 0i कैप, तो 2 + 1 3i कैप, ठीक है। 0j कैप प्लस जे कैप प्लस जे कैप मतलब 2j कैप, ठीक। 5k कैप 0k कैप प्लस 2k कैप 7k कैप। ये क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन निकालना है तो F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास है 1 किलो तो एक्सेलरेशन = भी हो जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, ठीक। और मैग्नीट्यूड निकालना होगा एक्सेलरेशन का, तो कैसे निकालोगे, √ओवर कर देना किसका, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक। ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो ऐसे करके इसका एक्सेलरेशन खोजना था। इसमें क्या निकालना है, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है। ये जो है फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं इतने सारे, ए पे हो रहा है 50 न्यूटन इधर ए की तरफ, ठीक है, 20 न्यूटन सी की तरफ, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक, इधर 20 न्यूटन लग रहा है, इधर नीचे 40 न्यूटन, ऊपर 10 न्यूटन, और एक स्पेसिफिक एंगल पे जो एंगल नहीं दिया हुआ है अपने को, उस डायरेक्शन को ई मान के 50√2 लगा हुआ है उधर, ठीक है। अब जो है आपने को क्या करना है, इसका इस ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपन सबसे पहले ना फोर्सेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइड एंड रूल है अंग्रेजों का फॉर्मूला। तो फोर्स एट सी, फोर्स सी की तरफ कितना लग रहा है 20, और इस तरफ को पॉजिटिव लेते हैं तो प्लस आई कैप, हाँ तो 20i कैप लिख सकता हूँ क्या, हाँ ठीक। फोर्स एट ए ले लेते हैं आप, तो ये 50 और माइनस आई कैप, तो -50i कैप बोल सकता हूँ क्या, हाँ। माइनस क्यों, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। फोर्स एट ए हो गया, सी हो गया, फोर्स एट बी, बी पे कितना फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, वो भी -j कैप तो -40j कैप, ठीक है। फोर्स एट डी, डी की तरफ कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 10 मतलब पॉजिटिव 10j कैप, ठीक है। और फोर्स एट ई की तरफ जो है वो लग रहा है 50√2, ठीक है। और आई कैप जे कैप में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दिया है लेकिन यहाँ पे एंगल भी नहीं दिया है, ठीक है। तो याद करो कि ऐसे करके जब कुछ देते थे, ठीक, तो इसको अगर मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 पार्ट बोले तो इधर 50j कैप प्लस 50i कैप, तो इसका रिजल्टेंट क्या 50√2 इधर की तरफ आएगा। हाँ कैसे 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 कैसे, मैं क्या बोला फिर से देखते। अगर मैं 50 इधर ले लूँ और 50 इधर ले लूँ तो इसका रिजल्टेंट क्या 50√2 आता है। कैसे आता है, √ओवर इसका स्क्वायर प्लस √ओवर इसका स्क्वायर प्लस 2 इस ये इंटू ये cos थीटा, यहाँ cos 90 होने के कारण वो पूरा टर्म जो है 0 हो जाता है, तो √ओवर इसका स्क्वायर प्लस √ओवर इसका स्क्वायर जो कि 50√2 आ जाता है, और रिजल्टेंट तो बीच से निकलता है। हाँ तो इस 50√2 इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या 50i कैप
प्लस 50 जे कैप बोल सकता हूँ क्या? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, कईयों को नहीं आया होगा लेकिन मेरे ख्याल से बहुतों को आ गया होगा। ठीक, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, सबको ऐड कर देना है। और ऐड कैसे करना है? आई कैप वाला आई कैप के साथ, जे कैप वाला जे कैप के साथ। ठीक है, तो 20 आई कैप तो सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ 20 माइनस 50 प्लस 50, तो यहाँ सिर्फ 20 आई कैप आ जाएगा। ठीक, अब जे कैप वाला ना, यहाँ -40 प्लस 10, -40 प्लस -30, -30 प्लस 50, -30 प्लस 20 जे कैप इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसका मास ना यहाँ पे 1 दिया हुआ है, 1 किलो है ये। तो m इंटू ए इज इक्वल्स टू, तो एक्सेलरेशन भी इतना ही हो जाएगा, 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। और मैग्नीट्यूड लेना है एक्सेलरेशन का, तो क्या हो जाएगा? √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक, ऐसे करके यहाँ एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्या बोलता है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg मूविंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, फाइंड अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ राम कहानी ये है कि यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का है, मतलब यहाँ पे कोई मास है, समझ लो 2 किलो का है। ठीक, ये चुपचाप जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, 5 मीटर से पर सेकेंड से निकलते निकलते ये यहाँ पे जो है रेस्ट पे आ जाता है चुपचाप, पता नहीं किन्हीं कारणों से रेस्ट पे आ जाता है। यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो है v = 0 हो जाता है और u इतने से निकला रहता है वो। ठीक है, ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस 2 सेकेंड में, टाइम भी दे दिया है, 2 सेकेंड में होता है ये सब चीज़। ठीक, फाइंड अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड टू कीप इट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो, जब वो रेस्ट पे आ रहा है मतलब कोई ना कोई चीज़ उसको रोक रही है, मतलब कोई ना कोई एक रिटार्डेशन हो रहा है। वो रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे? तो अपन जो है इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, v = u + at। हाँ, तो v तो दिया है 0, u दिया है 5 प्लस a नहीं दिया है, t दिया है 2। मतलब क्या, ये कितना हो जाएगा? a = -5/2 या फिर -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन माइनस में कब आता है? एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आता है, तो तुम लोग को याद होगा एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में आता है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब क्या, वो किसी भी बॉडी का स्पीड कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इतना जो है एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, 2.5 का इस डायरेक्शन में, इसीलिए जो है इसका स्पीड धीरे धीरे स्लो होकर यहाँ 0 हो जाता है। तो अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना है? 2.5, मतलब 5 न्यूटन का अगर यहाँ पे अपन फोर्स दे देंगे यहीं पे 5 न्यूटन का, तो ये जो मास है ये चुपचाप फिर से कॉन्स्टेंटली मूव करने लग जाएगा। समझ रहे हो? वो जो रिटार्डेशन हुआ है उसको ये जो है ओवरकम कर देगा ये फोर्स। ठीक, होप कि ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब जो है इस लेक्चर में अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार अपन वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल मास होता क्या है और ये कैसे होता है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? व्हेन मास ऑफ बॉडी इज चेंजिंग विद टाइम एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट देन थर्स्ट विल बी गिवन एज इतना। अब ये थर्स्ट क्या होता है? थर्स्ट एक हल्का सा पुश होता है फोर्स के साथ। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर कोई गाड़ी जा रही है मान लेते हैं, ठीक है, और उसके चलते चलते मैं उसमें जो है रेत ऐड करने लग गया, तो उस पर हल्का सा थर्स्ट पड़ेगा नीचे की तरफ, है ना। वो थर्स्ट फोर्स कितना होगा? इतना। ठीक, तो इसमें क्या है? F थर्स्ट = v रिलेटिव इंटू dm/dt। अब पता चल गया ये कहाँ से आया, अपन पहले देख चुके हैं ये कैसे आया था। ठीक है, तो v रिलेटिव यहाँ क्या होता है? v रिलेटिव यहाँ क्या होता है? ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एडेड और सब्ट्रैक्टेड पार्ट विथ रिस्पेक्ट टू मेन बॉडी। वेलोसिटी ऑफ एडेड और सब्ट्रैक्टेड, जब कम करेंगे तो भी तो रिलेटिव मास ही होगा ना, पार्ट विद रिस्पेक्ट टू
मेन बॉडी, ठीक है। और ये dm बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो dm बाई dt जो है पॉजिटिव कब रहता है और नेगेटिव कब रहता है। देखो पॉजिटिव तब रहेगा जब उस पे जो मास है वो ऐड होता है, और नेगेटिव कब रहता है जब मास जो है सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। मास जब ऐड होगा तो dm बाई dt पॉजिटिव रहता है, मास जब सब्ट्रैक्ट होगा तो dm बाई dt नेगेटिव रहता है। तो इस हिसाब से थर्स्ट का ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक, ये थोड़ा सा पूरा क्लियर कर देगा। A trolley is moving with velocity 10 meter per second. Sand is dropping on it at the rate of 20 kg per second. Find out additional force to maintain its velocity. Additional force बताना है उसका velocity maintain रहने के लिए, ठीक है। एक ट्रॉली है, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, सैंड ड्रॉप कर रहा है ऑन द रेट, मतलब क्या, सैंड ड्रॉप कर रहा है मतलब dm बाय dt जो है 20 है। क्या पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक। dm बाई dt ट्रॉली इज मूविंग विद वेलोसिटी, और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी कतई नहीं है ना, ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है जो कि दिया है 10, ठीक। हॉरिजॉन्टल फोर्स टू मेंटेन, मान लेते हैं तो ये ऐसे ट्रॉली जा रहा है इस तरफ, ठीक है, अपने v वेलोसिटी के साथ, यहाँ से अपन सैंड देना चालू किए तो इनिशियली सैंड का जो वेलोसिटी हो कितना होगा, 0 होगा क्या, हाँ, क्यों 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 इनिशियली सैंड का वेलोसिटी 0 क्यों होगा, सैंड चल थोड़ी रहा है, सैंड इसके ऊपर गिर रहा है और ये चल रहा है, तो इसके ऊपर गिरने से पहले सैंड का कोई वेलोसिटी था क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। वैसे ये समझ लो कि या फिर बारिश हो रहा है ऊपर से, इसके ऊपर गिर रहा है और बहुत सारा बारिश, ठीक है। तो बारिश का इनिशियली आगे या पीछे कोई वेलोसिटी था क्या, नहीं, तो आगे या पीछे किसका वेलोसिटी था, सिर्फ इसी का, तो इसका वेलोसिटी आगे या पीछे में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सैंड क्या हो जाएगा, 0। तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 10, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सैंड विद रेस्पेक्ट टू मेन बॉडी, ठीक। तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तो यहाँ पे थर्स्ट फोर्स कितना लगेगा, F थर्स्ट, v रिलेटिव कितना -10 इंटू dm बाई dt कितना है 20, तो कितना हो जाएगा -30। मतलब अपने को जो है इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना लगाना पड़ेगा उसका वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए कि ये जो थर्स्ट फोर्स है ये बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो थर्स्ट फोर्स कहाँ लग रहा है, नेगेटिव साइड, मतलब इस तरफ है, थर्स्ट इधर लग रहा है। तो अपने को इस थर्स्ट फोर्स को बैलेंस करना है सो दैट ये रुके ना, ठीक है। तो अपने को जो है फोर्स लगाना पड़ेगा 30 न्यूटन, जिससे ये थर्स्ट फोर्स बैलेंस हो जाए, वो भी किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, जिससे थर्स्ट फोर्स बैलेंस हो जाए और वो जो ट्रॉली है वो फिर से अपनी राह की ओर कॉन्स्टेंटली चलने लगे, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो है और भी क्वेश्चंस देखते हैं, इसका तुम लोग ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं अपन इन सब क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले, इफ सैंड इज पोरिंग out from a trolley moving with 10 meter per second, find out horizontal force required to maintain its motion, rate of pouring is 20 kg per second। मतलब क्या, मतलब एक ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली अच्छे से नहीं बनता भाई साहब, ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली में जो है यहाँ से चिंटू एक छेद किया, ठीक है, ऐसे ट्रॉली चल रही थी, चिंटू एक छेद किया, चिंटू छेद करने से यहाँ से सैंड निकलने लगा, ठीक है। सैंड निकलने के कारण से इसका जो रेट है वो चेंज होने लगा, वो इतना हो गया, ठीक। इसका जो वेलोसिटी है वो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि इसके इस कांस्टेंट वेलोसिटी को बरकरार रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलोगे यार प्रैक्टिकली सोचे तो रेत गिर रहा है, रेत गिरने से तो कोई नुकसान तो हो रहा नहीं है, तो फोर्स तो नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, तुम लोग बिल्कुल सही हो, लेकिन इसको फिजिकली कैसे प्रूव करें, फिजिक्स के टर्म्स में कैसे प्रूव करें, चलो देखते हैं। तो वही वाला फॉर्मूले के पास आते हैं, F थर्स्ट इज इक्वल टू V रिलेटिव इंटू dm बाई dt। तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो सैंड गिरेगा ना उसका भी वेलोसिटी 10 हो जाएगा, समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसी से तो निकल रहा है, इसका वेलोसिटी 10 है तो सैंड का भी वेलोसिटी 10 होगा। तो यहाँ सैंड का वेलोसिटी 10 माइनस पूरी बॉडी का वेलोसिटी 10 और dm बाई dt जो कि है कितना 20,
तो यहाँ पे ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। अब ये देखते हैं, चलो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक ब्लॉक लिए 2 किलो का, ठीक है, उसको रख दिया अपन ज़मीन पे, सरफेस पे। उसके बाद यहाँ से पाइप लिए और पाइप से उसके ऊपर मारे पानी। ठीक है, उसके ऊपर पानी मारे, 2 kg/s का रेट है उस पानी का जो निकल रहा है, मतलब 2 किलो जो है पानी निकल जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड में। और क्या, उस पानी का वेलोसिटी है 20 मीटर/सेकेंड। अब बोला है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय वाटर जेट। वाटर जेट इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फोर्स अपने को पता है, वही वाला लगाना है, F = V रिलेटिव इंटू dm/dt। अब तुम लोग बोलोगे dm/dt क्या दिया है, पहले v रिलेटिव देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ एडेड मास माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, तो वेलोसिटी ऑफ बॉक्स तो 0 है, इसका वेलोसिटी 0 है, तो 20 - 0 हो जाएगा ये, और ये कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो फोर्स लग जाएगा सिंपली 40 न्यूटन। ठीक, अब जो है मेरे को पूछा है एक्सेलरेशन, तो मेरे को पता है फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन = फोर्स जो कि 40 है, मास जो कि 2 है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इतना फोर्स लग जाएगा। ठीक, तो मतलब इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा और इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। मान लेते हैं एक 10 किलो का ब्लॉक है, ठीक, उसके ऊपर पाइप रख के पानी मारे, ठीक, जिसके पानी का वेलोसिटी दिया है 10 मीटर/सेकेंड, और उसके कारण से ये 10 किलो का जो ब्लॉक है वो 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ने लग गया। तो पूछा है फाइंड रेट एट विच वाटर इज स्ट्राइकिंग। वाटर इसको कितने रेट से स्ट्राइक कर रहा है, dm/dt पूछ रहा है सीधा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने को पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है v रिलेटिव इंटू dm/dt इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी अपने को पता है कितना, 20 नहीं 10, यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 - 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि इनिशियली ये 0 पे था, वाटर जेट मारे तब एक्सेलरेशन इतना हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 - 0 इंटू dm/dt। मास कितना दिया 10 और एक्सेलरेशन दिया है 1, तो dm/dt जो है वो हो जाएगा 1 kg/सेकेंड। ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज, रेट एट विच वाटर इज स्ट्राइकिंग। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा टाइप का कुछ खेल होगा। ठीक, होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब जो है अपन आगे की तरफ बात करते हैं। ठीक है, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन मास फ्लो रेट इन अ पाइप। ठीक है, देखो ये ज़्यादा कुछ उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। ठीक है, ये एक पाइप है मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है एक फ्लूइड बह रहा है, मतलब या फिर वाटर बह रहा है समझ लो, जिसका डेंसिटी है रो। ठीक है, इसका जो ये एरिया है ये ए है मान लो। ठीक है, वेलोसिटी v है मान लो। ठीक है, तो जो फोर्स है, जो किसी भी यहाँ पे एक चीज़ रख दूंगा उस पर लगने वाला था, उसका फोर्स वो हो जाएगा v रिलेटिव टू dm/dt। हाँ, यही लगने वाला है। ठीक है, और इससे जो है ये वेलोसिटी है ना v। ठीक है, इससे जो है जो वाटर निकलने वाला है उसका वॉल्यूम कितना है पर सेकेंड में, v। ठीक है, तो मैं जो हूँ मेरे को पता है मास = वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी इंटू डी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय dt कर सकता हूँ क्या, तो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वॉल्यूम का ही डिफरेंशिएशन होगा। अब वॉल्यूम जो है यहाँ पे मेरे को पता है कि एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। एरिया किसका, इसका एरिया, लेंथ किसका, इस पाइप का लेंथ, ये होता है। तो इसको मैं क्या, वेलोसिटी इंटू डी ऑफ एरिया इंटू लेंथ बाय dt कर सकता हूँ। हाँ, इंटू रो कर सकता हूँ। हाँ, अब यहाँ देखो इसका एरिया क्या चेंज हो सकता है क्या, ध्यान से देखना, नहीं, क्योंकि पाइप जितना गोल है उतना ही गोल रहेगा। क्या लेंथ चेंज हो सकता है, हाँ, क्योंकि पाइप को जो है अपन लंबा कर सकते हैं। ठीक है, लंबा या चौड़ा कर सकते हैं। तुम ही खुद ही सोचो ना, इतना पार्ट ले रहा था, इतना पार्ट ले लो पाइप का, और क्या लंबा हो जाएगा वो, लेकिन उसका जो एरिया है तुम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी इंटू एरिया dl/dt
इंटू रो हो जाता है। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि लेंथ को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाता है क्या, dl/dt मतलब, तो यहाँ v स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये v हो जाएगा ये पूरा टर्म, तो ये v स्क्वायर ए रो। तो यहाँ से फोर्स का एक अलग फॉर्मूला हो जाता है ए वी स्क्वायर रो करके, जब भी कोई चीज़ फ्लो करती रहेगी। किसके लिए है ये चीज़, क्या सिर्फ वाटर के लिए है, नहीं, जब भी कोई चीज़ फ्लो करती रहेगी उसके लिए वो कितना फोर्स लगा रही है अपने सामने वाले मास या सामने वाले वॉल पे, उसके लिए है ये। ठीक है, तो चलो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एयर ऑफ डेंसिटी 1.2 kg per meter cube is striking a wall of dimension 10 मीटर इंटू 8 मीटर with velocity 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक एयर है जो 20 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, उसका डेंसिटी ये है, वॉल का डायमेंशन है 10 इंटू 8। हमने को क्या बताना है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन वॉल। चुपचाप अपना जो ऊपर का फॉर्मूला है वो उठा के यहाँ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू ए वी स्क्वायर रो। ठीक है, तो एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया है अपना कितना, कहाँ दिए, 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 ये एरिया है। वेलोसिटी का स्क्वायर तो 20 का स्क्वायर, ठीक, और ये डेंसिटी रो, तो ये केजी में दिया हुआ है, एक सेकेंड, नहीं मीटर मीटर मीटर, हाँ सब मीटर में, तो ये भी मीटर में, हाँ ठीक है 1.2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करें इसको, 12 12 8 12 8 से कितना होता है, 12 8 सा 120 में 12 गया तो 98, नहीं 108 में 12 गया तो 96, तो ये हो जाएगा 96 ये इंटू ये। ठीक है, 96 हो गया इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। ठीक है, 96 इंटू 4, 100 इंटू 4 होता है 400। ठीक है, तो 96 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 16, तो 400 में 16 कम, 400 में 16 कम, 400 में 10 गया 390, 390 में 6 गया 384, तो ये हो जाएगा 38400। ठीक है, इतना फोर्स जो है लग रहा है इस वॉल पे। ठीक है, होप कि क्वेश्चन और ये जो है मास फ्लो रेट इन अ पाइप क्लियर होगा। अब जो है अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार रॉकेट प्रोपल्शन के बारे में। साहिबान कदरदान, अब चालू होने वाला है रॉकेट प्रोपल्शन। तो चिंटू जो है पढ़ लिख के साइंटिस्ट बन गया है और अब उसे मौका मिला है रॉकेट में उड़ने का। ठीक है, तो वो मेरे पास आया और फिर जब वो पहले पढ़ रहा था तब मेरे पास आया और पूछा रॉकेट का साइंस क्या होता है, तो मैंने बोला आजा तुझे रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ाऊँ। तो चिंटू जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो रॉकेट प्रोपल्शन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। कैसे 3 पार्ट, चलो दिखाता हूँ कैसे 3 पार्ट। तो रॉकेट प्रोपल्शन मतलब, रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या, रॉकेट जो उड़ रहा है। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ रॉकेट 3 टाइप के होते हैं। मूवमेंट ऑफ रॉकेट, पहला विद एक्सेलरेशन, दूसरा विदाउट एक्सेलरेशन। तुम लोग बोलोगे ये तो 2 ही टाइप हुआ, अभी दिखा रहा हूँ ना कि कैसे 3 केस बनते हैं। पहला है विद ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का मतलब वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहा था मैं, विथ ग्रेविटी, और दूसरा विदाउट ग्रेविटी, ग्रेविटी। ठीक है, अब विथ ग्रेविटी के साथ जो है 2 केस और बनते हैं। विद ग्रेविटी के साथ क्या क्या, पहला तो बनता है विद एक्सेलरेशन और दूसरा बनता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। विथ एक्सेलरेशन और दूसरा बनता है विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ रहे हो। अब
अपने को क्या क्या स्टडी करना है, विथ एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट ऑफ रॉकेट, फिर विदाउट एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट ऑफ रॉकेट, और विदाउट ग्रेविटी के साथ मूवमेंट ऑफ रॉकेट स्टडी करना है। तो सबसे पहले विद एक्सेलरेशन, मतलब केस फर्स्ट डालता हूं मैं यहाँ पे, ठीक। तो केस नंबर फर्स्ट, तो जैसे जैसे रॉकेट बढ़ेगा, मतलब क्या, मान लेते हैं रॉकेट का मास है m, ठीक है, वो जो है जिस टाइम पे सिर्फ ज़मीन पे है वो टाइम पीरियड है t, और जिस वेलोसिटी से वो उस समय उड़ने वाला है वो है v। अब थोड़े से टाइम डेल्टा t के बाद क्या होता है देखते हैं। तो डेल्टा t टाइम बीतने के बाद क्या हो जाता है कि टाइम तो बढ़ जाता है, तो टाइम हो जाता है t प्लस डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे रॉकेट का मास जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फ्यूल जो है जल रहा है, तो यहाँ मास जो है कम हो जाता है, तो m माइनस डेल्टा एम हो जाता है मास, और थोड़ा देर टाइम डेल्टा टी के बाद ना, और वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाता है v प्लस डेल्टा वी। हाँ, मतलब समझ में आ गया। अब जो है केस नंबर फर्स्ट विथ एक्सेलरेशन देखने वाले हैं अपन, मूवमेंट ऑफ रॉकेट विथ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि रॉकेट उड़ रहा है, ऐसी रॉकेट बना रहा हूँ, ठीक है। रॉकेट उड़ रहा है ऊपर की तरफ, और जिसका एक्सेलरेशन है a, नीचे जो है ग्रेविटी लग रहा है, और नीचे जो है वो जब गैसेस छोड़ रहा है, मतलब गैसेस जो बर्न हो रहे हैं उसके कारण से ये रॉकेट उड़ रहा है, उन गैसेस के कारण से एक थर्स्ट फोर्स इस पे लगने वाला है, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, एफ थर्स्ट बोलेंगे उसको। तो सबसे पहले वो जो फोर्स है, नेट फोर्स, वो कितना होने वाला है, एफ थर्स्ट माइनस एम जी। क्यों? क्योंकि एफ थर्स्ट ऊपर लग रहा है और जी नीचे लग रहा है, तो एम जी नीचे ही हुआ है ना। तो यहाँ पे थर्स्ट फोर्स कितना हुआ करता था, v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, हाँ यही होता था भाई, माइनस एम जी। ये कितना हुआ, नेट फोर्स। इस पॉइंट पे मान लेते हैं नेट फोर्स ये है, ठीक। अब जो है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। अब यहाँ मैं एफ थर्स्ट माइनस एम जी क्यों लिया, क्योंकि एफ थर्स्ट जो है वो एम जी से बड़ा है, बड़ा रहेगा तभी जो है रॉकेट उड़ पाएगा। अगर एम जी ज़्यादा है और एफ थर्स्ट कम है तो रॉकेट कभी नहीं उड़ पाएगा। तो कई साइंटिस्ट जो है इसी कारण अपने रॉकेट को उड़ाने में फेल हो जाते थे पहले, क्योंकि उनका जो ये जो थर्स्ट फोर्स है ये वाला, ये mg फोर्स से बड़ा नहीं हो पाता था। उन लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करके देख लेते थे कि हाँ बड़ा तो हो रहा है, उसके बाद फ्यूल वगैरह डालते थे, लेकिन जब उनका रॉकेट जो है जलना चालू करता था तो उनका ये जो थर्स्ट फोर्स है वो mg से बड़ा नहीं हो पाता था, इसलिए उनका रॉकेट जो है टेक ऑफ ही नहीं कर पाता था, बिना टेक ऑफ के ही वहीं के वहीं फट जाता था। क्यों फटता था? क्योंकि वो जो रॉकेट है पूरा अपना ताकत लगाए रहता था, ठीक है। लेकिन ना उड़ने के कारण से वो जो है ज़मीन पे ही ऐसा करके उसका जो पूरा जो आग है इधर की तरफ फैल जाता रहता था, ठीक है। और फैलता था लेकिन ये उड़ नहीं पाता था, तो फैलने के कारण से इतने पूरे हिस्से में आग लग जाता था, और इतने पूरे हिस्से में जब आग लग गया तो पूरा का पूरा रॉकेट ही ब्लास्ट हो जाता था। समझ रहे हो? तो मतलब ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये जो है हमेशा बड़ा रहना चाहिए। अब जो है अपन फोर्स का एफ नेट का एक और फॉर्मूला पढ़े हैं, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में। तो क्या मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एम ए इज इक्वल्स टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी माइनस एम जी। ले भाई ये आ गया। तो ये जो है मेरे पास एक फॉर्मूला उठ के आ गया है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और मास के रेट के बीच। इस फॉर्मूले को याद रखे रहना, ठीक है। ये फर्स्ट केस का फॉर्मूला है, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं, केस नंबर 2, ठीक है। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 क्या आ जाएगा? विदाउट एक्सेलरेशन। तो विदाउट एक्सेलरेशन में करना कुछ नहीं है अपने को, विदाउट एक्सेलरेशन करना कुछ नहीं है। यहाँ जो तुम लोग को ये एम ए दिख रहा है, ये ए ज़ीरो कर देना है,
यहाँ एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगा, तो ये जो है इसके इक्वल आ जाएगा। तो लिख देता हूँ वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम जी। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा चीज़ 0 हो जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा। तो ये सेकंड केस है। टन 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 टन। ठीक, अब केस नंबर 3 देखते हैं, विदाउट ग्रेविटी। ये जो है स्पेस की बात हो रही है, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होता है। और अगर मान लो अपना जो रॉकेट है इसको बड़ा करके इससे ऊपर उड़ गया और मान लेते हैं स्पेस तक पहुंच गया, अब क्या? अब जो है उस पर कितना फोर्स लगने वाला है? तो केस नंबर 3, जब रॉकेट स्पेस पे पहुंच जाता है, ठीक, विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी क्या होने वाला है? देखो यहाँ ना विदाउट ग्रेविटी की जगह एम जी को 0 डाल देना सीधा, मतलब जी 0 है यहाँ पे। हाँ मेरे को भी पता है। तो यहाँ पे वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज टू एम ए हो जाएगा। वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम ए। लो, ठीक है। होप कि ये तीनों जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो गए होंगे। अब जो है अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं इसके, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन के। इन सब का ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट, ठीक। तो अब बात करने वाले हैं अपन रॉकेट प्रोपल्शन के इन 3 क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बहुत सही क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इसमें बोला है कि एक रॉकेट है 20 किलो का, ऊपर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है, फाइंड आउट थर्स्ट फोर्स ऑन रॉकेट। थर्स्ट फोर्स निकालना है। तो अभी अभी अपन पढ़े थे कि एम ए इज इक्वल टू थर्स्ट फोर्स, मतलब वी डी एम बाई डी टी माइनस एम जी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो थर्स्ट फोर्स निकालना है, तो एम जी को इधर ला लेता हूँ। तो एम ए प्लस एम जी इज इक्वल टू थर्स्ट फोर्स। तो ए कितना दिया हुआ है? थर्स्ट फोर्स इज इक्वल टू ए कितना दिया हुआ है? ए दिया है 10 और एम ए 20 दिया, तो 20 इंटू 10 प्लस 20 इंटू जी को भी मैं 10 ही मान लेता हूँ, है ना, आसपास ही तो रहता है। तो 400 न्यूटन लगेगा, ठीक है। ये वाला देखते हैं आप। एक रॉकेट है जो कि 20 किलो का है, ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। इफ मास पर यूनिट लेंथ ऑफ इजेक्टेड गैस इज 4 kg पर मीटर, मतलब जो गैस इजेक्ट हुआ है नीचे उसका मास उसके लेंथ के पर यूनिट में, मतलब मास पर यूनिट लेंथ ऑफ इजेक्टेड गैस, मतलब जो गैस निकला है मान लेते हैं m निकला है, उसका लेंथ l है, तो m बाय l दिया हुआ है, ये 4 kg पर मीटर। देन फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। गैस का वेलोसिटी रॉकेट के रेस्पेक्ट में क्या होगा वो बताना पूछ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे। ये उस फॉर्मूले से तो नहीं होगा, F इज इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी से नहीं होने वाला है। तो कैसे होगा? यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ लैम्डा, जो कि दिया है 4, जो कि है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ है ये चीज़, ठीक। अब ध्यान से देखना, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं वेलोसिटी बाय टाइम भी लिख सकता हूँ, और इसके मैं मल्टीप्लाई करता हूँ लेंथ बाय लेंथ। क्यों बता रहा हूँ, ठीक है। लेंथ बाय लेंथ को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये m और ये l क्या लैम्डा हो जाएगा? हाँ, ये m और ये l क्या लैम्डा हो जाएगा? हाँ। और l बाई टी v हो जाएगा क्या? वेलोसिटी हो जाएगा क्या? ये वाला l और ये वाला t, ये दोनों मिलके वेलोसिटी हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो v स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आया? ये m बाई ये l क्या आया मेरे पास? लैम्डा है इंटू वी स्क्वायर। तो फोर्स क्या आ गया? लैम्डा वी स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना? वेलोसिटी, मतलब ये v ही निकालना है मेरे को, ठीक। तो मेरे को एक रिलेशन पता है, एम ए इज इक्वल टू एफ माइनस एम जी। अब इस फोर्स की जगह मैं जो हूँ ये डाल देता हूँ लैम्डा वी स्क्वायर। तो एम ए मतलब 20 इंटू 10 टू लैम्डा जो कि दिया है 4, चलो लैम्डा वी स्क्वायर माइनस एम जी, ये भी 20 हो जाएगा, इंटू 10, ठीक है।
ये इधर चला जाएगा तो लैम्डा वी स्क्वायर, मतलब लैम्डा दिया 4 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। तो 4 से ये कट जाएगा 100 टाइम्स, तो वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा 100, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 10। ओ भाई साहब ओपी क्वेश्चन था, ये नहीं है ठीक है, ये नॉर्मल मेथड से नहीं बनता ये, है ना, इसके लिए थोड़ा सा तिगड़म लगाना पड़ता है ऐसा टाइप का। ठीक, अब ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, ये क्या बोलता है, रॉकेट ऑफ मास 2000 kg, वेलोसिटी ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज इन मास इज 100 kg पर सेकेंड, फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय गैस, एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकेंड। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट वाले की बात करते हैं जो बोला है इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अपने को पता है एम ए इज इक्वल्स टू एफ थर्स्ट माइनस एम जी। ठीक, तो एक्सेलरेशन निकालना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एफ बाय एम माइनस जी। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स देखते हैं आ गया, फोर्स थर्स्ट फोर्स जो है बस हो जाएगा, एक सेकेंड, थर्स्ट फोर्स है वी डी एम बाय डी टी अपॉन एम माइनस जी। ठीक, तो वी डी एम बाई डी टी वेलोसिटी है 1, डी एम बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज 100। हाँ, तो ये 100 हो जाएगा बाय मास कितना है 2000 किलो, 2000 kg माइनस जी कितना है एम जी, एक सेकेंड, नहीं सिर्फ जी पूछा है, सिर्फ जी तो 10 है। ठीक है, अब ये 2000 इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100। एक सेकेंड भाई, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया हूँ, कहीं गलत तो नहीं हो गया है मेरे से कुछ, एम जी, हाँ ये तो ठीक है, बाय 2000, हाँ ये भी ठीक है, 2000 इधर आ जाएगा, कुछ तो गलत हो गया है यार यहाँ पे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स माइनस ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है वो निकालना है अपने को, फोर्स आ जाएगा वी डी एम बाई डी टी। हाँ ठीक है, तो वेलोसिटी कितना दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये किलोमीटर का मीटर में करना है भाई लोग, यहाँ किलोमीटर का मीटर में करना है तो इंटू 1000 भी है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ केजी पर सेकंड में दिया है, केजी पर सेकंड, और केजी पर सेकंड के साथ मीटर में ही आता है। ठीक है, तो इसको मिटा लेता हूँ, एक सेकंड। हाँ, मैं क्या है, कैलकुलेशन एरर दिख रहा था ना मेरे को आगे, इसीलिए मेरे को लगा कुछ तो गलत हुआ है। तो ये मीटर में है ना, 1 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 1000 मीटर पर सेकेंड, है ना, इतना लिया, माइनस 10। ठीक है, अब ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 1000, मतलब 100 माइनस 20 एक साथ, इंटू 1000 बाहर में, अपॉन 2000। तो इससे ये 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा 80 बाय 2, ये 100 माइनस 20 80 बाय 2, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 40 इनिशियल। ये फ्रेम से बाहर तो नहीं होगा ना, नहीं दिख रहा है। तो एक्सेलरेशन जो है इनिशियली कितना हो गया 40। ठीक है, अब जो है अपन ये अपना सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन क्या होगा, तो देखो 1 सेकंड में कितना मास कम हो रहा है, 100 किलो पर सेकेंड, मतलब 100 किलो कम हो रहा है। ठीक, तो 10 सेकंड में कितना कम हो जाएगा, 1000 किलो कम होगा क्या रॉकेट का। हाँ यार, तो मास कितना हो जाएगा रॉकेट का, यह हो जाएगा 2000 माइनस 1000, तो ये हो जाएगा 1000। अब यहाँ एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, F बाय एम, और F कितना लिए थे अपन, 100 आ गया था, माइनस, मतलब 100 इंटू 1000 था, अपॉन m कितना है 1000, माइनस g कितना है 10,
तो ये 1000 से 1000 कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 100 माइनस 10 मतलब एक्सेलरेशन जो है वो 90 आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सेलरेशन आएगा कब, जब 10 सेकेंड बीत जाएंगे रॉकेट को उड़ते उड़ते, ठीक है। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब देखने वाले अपन ये क्वेश्चन, उसका दिए रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी देखेंगे जब रॉकेट उड़ता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस ऑफ रॉकेट इज 500 मीटर पर सेकेंड, रॉकेट मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इफ, कांस्टेंट वेलोसिटी को टिक करके रखो, देखो। इफ मास ऑफ रॉकेट इज 100 kg फाइंड रेट ऑफ चेंज इन मास। मतलब क्या, जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी दिया रहता है तो अपने को पता है कि v रिलेटिव dm/dt जो है वो mg के इक्वल हो जाते हैं। कैसे, अभी 2 मिनट पहले बताया था थ्योरी, ठीक है, उसमें अपन ये देखे थे। तो v रिलेटिव मतलब वेलोसिटी कितना दिया हुआ है अपने पास रॉकेट का, 500 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड मतलब 500 dm/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको निकालना है। mg, m क्या है 1000 मतलब 100 इंटू 10, तो dm/dt क्या हो जाएगा 1000 बाय 500, तो 2 kg पर सेकेंड। ये जो है dm/dt मतलब रेट ऑफ मास आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मास आ जाएगा। अब इसकी तरफ बात, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का, ध्यान से देखना। रिलेशन बिटवीन मास एंड वेलोसिटी, तो अपन जानते हैं कि v dm/dt माइनस mg इज इक्वल्स टू ma होता है किसके लिए, रॉकेट के लिए। हाँ बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। तो मैं इसको v dm/dt लिखता हूँ माइनस mg लिखता हूँ इज इक्वल्स टू m dv/dt लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। dt हटाता हूँ, यहाँ dt लाता हूँ, तो v dm माइनस mg dt इज इक्वल्स टू m dv, ठीक है। तो देखो dm एक तरफ, dm और m एक तरफ, dv एक तरफ और v एक तरफ और dt एक साइड लाना है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, अभी देखता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या कॉमन लूँ, क्योंकि मेरे को इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी के पास लाना है, ठीक है। तो मैं काम करूँ, क्या करूँ, मैं m पहले एक साइड ला देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा v dm इज इक्वल्स टू mg dt प्लस m dv, ठीक है, ये होगा। अब जो है m यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ नीचे ले आता हूँ, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ हो जाएगा dm/m इज इक्वल्स टू, अब ये जो वेलोसिटी है इसको यहाँ नीचे ले आता हूँ, तो g dt/v प्लस dv/v, ठीक है। ये v क्या है, ये वेलोसिटीज है ना सब, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसीलिए। अब क्या करूं मैं, अब मेरे को इंटीग्रेट करना चाहिए क्या, नहीं यार रुक जाओ, कुछ गलत हो गया क्या, ये तो सही है, dm dt भी सही लग रहा है, तो गलत कहाँ हुआ है यार, mg dt तो अब मैं जो हूँ तीनों में इंटू वेलोसिटी कर देता हूँ। हाँ क्या है ना, थोड़ा डिराइव करने पहले सोचना पड़ता है। तो v dm/m इज इक्वल्स टू, तो इंटू वेलोसिटी किया हूँ तीनों में, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये आ जाएगा g.dt प्लस dv। अब इंटीग्रेट करते हैं। क्यों अब इंटीग्रेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब जो है कोई भी चीज़ एलिमिनेट नहीं हो सकती है, तो इसको जो है मैं मास इनिशियल से लेके मास फाइनल तक इंटीग्रेट करता हूँ।
इसको टाइम इनिशियल से लेके टाइम फाइनल तक, और इसको वेलोसिटी इनिशियल से वेलोसिटी फाइनल तक, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट लेना है, तो साइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो v, अब इंटीग्रेशन ऑफ dm बाय m करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm बाय m मैं बता देता हूँ log m आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log m, इंटीग्रेशन ऑफ dm बाय m क्या होता है, log m, log m, log बेस e है ना, अभी एक्सपोनेंशियल लेके चल रहा हूँ मैं log, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, m फाइनल से लेके m इनिशियल इज इक्वल्स टू g तो कांस्टेंट है, तो g यहाँ आ जाएगा, और ये आ जाएगा t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक है, प्लस ये dv, तो dv क्या हो जाएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। तो ऐसा कुछ रिलेशन बनता हुआ दिख रहा है मेरे को, ठीक। अब मेरे को क्या करना चाहिए, करना कुछ नहीं है, अब इसको खोलना चाहिए और क्या, तो मेरे को क्या करना चाहिए, अब v इनिशियल जो है वो इधर आ जाएगा, तो और इसको जो है ये जो पूरा टर्म है वो यहाँ ला लेता हूँ, तो सब कुछ v इनिशियल के टर्म में आ जाएगा। तो वेलोसिटी एट इनिशियल इज इक्वल्स टू g t फाइनल माइनस t इनिशियल, ठीक। और यहाँ v फाइनल है, प्लस v फाइनल क्या, वेलोसिटी एट फाइनल, और यहाँ माइनस में वेलोसिटी log बेस e, और यहाँ m फाइनल, इनिशियल नीचे फाइनल ऊपर है यार, m फाइनल माइनस m इनिशियल आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत कम लोगों को पता रहता है कि log m माइनस log n जो है log m बाय n होता है, ठीक है। अरे ये log m फाइनल माइनस log m इनिशियल, log बेस e है, ठीक है। अगर कईयों को पता नहीं है कि log बेस e क्या होता है और log बेस 10 क्या होता है, ठीक है, तो उनके लिए जो है मैं log का एक वीडियो बनाया हूँ, वो देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये ब्रैकेट में, अब इसके बाद का कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ से लेता हूँ, ठीक। तो ये आया, अब क्या होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। तो वेलोसिटी इनिशियल मतलब v इनिशियल जो है वो क्या आ जाएगा, gt फाइनल माइनस g इनिशियल प्लस v फाइनल, ठीक है, नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी माइनस इंटू log e m फाइनल बाय m इनिशियल, लो ये आ जाएगा, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ के बाद बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश की जाती है, क्यों, क्योंकि अपने को सिर्फ रिलेशन मास और वेलोसिटी का निकालना रहता है और स्पेस में ग्रेविटी नहीं लगती है, इसलिए ये दो कारण रहता है, इसीलिए मेनली इसको जो है नेग्लेक्ट कर देते हैं इस टर्म को, ठीक है। तो यहाँ से v इनिशियल जो है वो मेरे पास आ जाएगा v फाइनल माइनस v log m फाइनल बाय m इनिशियल, ठीक है। इसको जो है अपने को याद रखना है, इस फॉर्मूले को, अच्छा ठीक है भाई, याद रख लेंगे। और जो है अगर log बेस 10 ले लूँगा मैं तो क्या आ जाएगा, v इनिशियल इज इक्वल्स टू v फाइनल माइनस 2.303 log बेस 10 m फाइनल बाय m इनिशियल, ठीक है। ये log वाली बात शायद ही किसी को ही समझ में आई होगी, लेकिन जिनको समझ में आई है उनको समझ में आई गई होगी पूरी तरह से, ठीक है। क्या होता है ना, log बेस एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है log बेस 2.303, ठीक है, और log बेस 10 का मतलब क्या होता है, log बेस 10 का मतलब log बेस 10 ही होता है, मतलब e एक्सपोनेंशियल का जो वैल्यू है वो क्या होता है 2.303 होता है। तो ये जो log बेस e के टर्म्स में है, और इसी को अगर log बेस 10 के टर्म्स में मैं तोड़ूं तो ये 2.303 log बेस 10 m फाइनल बाय
एम इनिशियल आ जाएगा। तो ये दो, तो मुद्दे की बात ये है कि इतना सब छोड़ो, ये दो फॉर्मूला याद करो, ठीक है। अब जो है अपन इसका जो है न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो तो इन सब का ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। तो अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन, ये जो है अपने इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं, रॉकेट ऑफ मास 1000 kg स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग अपवर्ड, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस जो है 100 मीटर पर सेकंड दिया। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन मास ऑफ रॉकेट रिमेन्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। मतलब क्या, मतलब अभी अभी अपन एक जो है इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नहीं लेना है बोला है, और सीधा सीधा अभी अपन एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस 2.303 लॉग बेस 10 मास फाइनल माइनस मास इनिशियल। तो यहाँ पे मेरे को दिया है मास फाइनल इज इक्वल टू मास इनिशियल बाय 2, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया, इनटू ये यहाँ पे वेलोसिटी भी हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस, वो दिया है 100, ठीक है। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ रॉकेट व्हेन मास ऑफ रॉकेट रिमेन्स हाफ, मतलब v इनिशियल जो है मेरे को सीधा सीधा यहाँ पे रेस्ट पे तो 0 दिया है, तो v फाइनल क्या हो जाएगा, v इंटू 2.303 लॉग बेस 10 m फाइनल बाय m इनिशियल। अब सब जो है वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर देते हैं। तो v फाइनल क्या हो जाएगा, ये v तो दिया है 100 और ये 2.303 लॉग बेस 10 m फाइनल बाय m इनिशियल क्या हो जाएगा, हाफ। कैसे, क्योंकि m इनिशियल नीचे आ जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, ठीक। तो लॉग बेस 10 हाफ का जो वैल्यू होता है, लॉग टेबल से मैं याद किया हूँ तो 0.3 आता है, ठीक है। तो 100 इंटू 2.303 इंटू 0.3 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं इसको 23.03 इंटू 3 टाइम्स, तो 23 इंटू 3 20 20 60 इंटू 3 6 नहीं 3 3 9 69 के आसपास, ठीक है। वेलोसिटी 69 या 70 के आसपास मान लो, ठीक। इतना वेलोसिटी मेरे को मिल जाएगा, ठीक। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा और होप ये लेक्चर पूरा क्लियर होगा। मिलेंगे अब अपन अपने अगले लेक्चर में, तो बाय बाय, ठीक है।